आज प्रथम पूजनीय गणपति बप्पा का दिन है और देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम देखने को मिल रही है। गणपति बप्पा के स्वागत की तैयारियां जोरों पर हैं और हर गली हर चौराहे पर रंग बिरंगी सजावटों ने माहौल को भक्तिमय बना दिया है। आज से 10 दिवसीय गणेशोत्सव की शुरुआत हो रही है और देश भर में इसके लिए भव्य तैयारियां भी चल रही हैं और इसीलिए गणपति बप्पा को लेकर कहा जाता है लंबोदराय वै तुभ्यम सर्वोदरगताय च अम्यायने तव च मायाय आधाराय नमो नमः। तो चलिए आपको पहले गणपति बप्पा की खूबसूरत तस्वीर आज का दिन बेहद खास है। पूरे देश में आज गणपति बप्पा का भव्य स्वागत हो रहा है। हर गली हर मोहल्ले में गूंज रहे हैं गणपति बप्पा मोरिया के नारे और आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज वो शुभ दिन है जब विघ्नहर्ता श्री गणेश का जन्म हुआ था और भगवान गणेश को बुद्धि, ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। और आज से शुरू हो रहा है 10 दिनों तक चलने वाला उत्सव, जहां भक्ति है, आस्था है और बप्पा के प्रति अटूट प्रेम है। देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम है और हर कोई गणपति बप्पा के जयकारे लगा रहा है। प्रथम पूजनीय और विघ्नहर्ता कहे जाते हैं गणपति बप्पा और ऐसे में आज के दिन उनका जन्म हुआ था और इस दिन को गणेश चतुर्थी के रूप में विश्व भर में मनाया जाता है और 10 दिनों तक गणेशोत्सव की धूम देश भर में देखने को मिलने वाली है। तो आज गणपति बप्पा मोरिया पधार रहे हैं। घरों और पंडालों में विराजेंगे श्री गणेश और देश भर में गणेश चतुर्थी पर धूम देखने को मिल रही है। मुंबई राजा सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बने हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी गणपति बप्पा विराजमान हो रहे हैं और पंडालों में लोगों के घरों में गणपति बप्पा की पूजा अर्चना विधि विधान के साथ की जाएगी। और हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा रायपुर से जुड़ गए हैं, गणेश मंदिर में मौजूद है। रोहित, सबसे पहले तो विस्तार न्यूज में आपका स्वागत है। आप तस्वीरें दिखाइएगा रोहित और बताइएगा कि आज के दिन किस तरह से माहौल छत्तीसगढ़ की राजधानी में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए, विघ्नहर्ता भगवान गणेश को कहा जाता है, विघ्न हरने वाले, और उन्हीं के दरबार पे तमाम लोग हाजिरी लगा रहे हैं और अपने जो तमाम तरीके से, देखिए कि सजावट दिखा देता हूं। सबसे पहले ये मनोकामना गणेश मंदिर है और राजधानी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। दूर दूर से भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और देखिए यहाँ पर तमाम लोग सामग्री, नारियल ले रहे हैं, फूल ले रहे हैं और बच्चों के साथ में भी यहाँ पे आए हैं। और एक बार तस्वीर में अंदर की दिखाता हूँ आपको कि इधर देखिए कि यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या पे जो है वो तमाम लोग पहुँच रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि सुबह से यहाँ पर भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। और देखिए यहाँ पर सबसे पहले दर्शन भगवान गणेश के करवाते हैं और ये देखिए, जूम कर दीजिएगा और दिखाइएगा किस तरह से यहाँ पर लोग अपनी मनोकामना लेकर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि मनोकामना गणेश मंदिर है और यहाँ पर ये कहा जाता है कि जो मनोकामना लेकर यहाँ पर पहुंचते हैं उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। तो देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं, सभी भी दर्शन जो है वो इससे कर सकते हैं और रायपुर का ये काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। और अब देखिए कि यहाँ पर लोग जो है वो बहुत बड़ी संख्या पे पहुँचे हुए हैं और वो कहीं न कहीं यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं और भगवान गणेश का प्रिय प्रसाद जो है पूजा कर रहे हैं। क्या चढ़ा रहे हैं आप? फिलहाल तो पंचमुखी दीपक जलाया है। हाँ। और बस प्रार्थना कर रहा हूँ बस। अच्छा, आप पाठ भी करेंगे? जी, गणेश अवतार शीर्ष का पाठ करूँगा। अच्छा, ये आपके हर दिन के दिनचर्या का हिस्सा है कि विशेष तौर पर आज? बुधवार मैं हर बुधवार आता हूँ और इस बार जो है गणेश चतुर्थी के दिन प्रायः मॉर्निंग को आता ही हूँ। आज से गणेश चतुर्थी की शुरुआत हो रही है, तो देखिए शुरुआत हो गई है और प्रसाद सबको दिया जा रहा है और हमसे भी थोड़ा बात कर ही लीजिए। गणेश चतुर्थी की शुरुआत आज से हो रही है और ये देखिए इधर दिखा दीजिए एक बार फिर से तस्वीर। प्रसाद ले लिया आप? जी हाँ। पर्ची भी कटाए हैं? हाँ। हर दिन ऐसी पूजा पाठ करते हैं भगवान गणेश की? हर बुधवार को आता हूँ, यहाँ घर में भी करता हूँ। अच्छा, आप भी आते हैं? डेली आता हूँ मैं। आज तो पूरे प्रदेश भर में धूम दिख रही है, घर में भी विराजेंगे क्या?
हाँ, घर में भी विराजेंगे, कॉलोनी में भी विराजेंगे। महाराज जी क्या मुहूर्त है, कितनी समय गणेश भगवान को विराजना चाहिए? गणेश जी तो स्वयं में अपने आप में मुहूर्त है ना। बाकी क्या नाम से जो कोई भद्रा मानेगा तो 4 बजे के बाद स्थापना करेगा, जो कोई भद्रा नहीं मानेगा तो 11:30 बजे से मुहूर्त। 11:30 बजे से स्थापना है। इस मंदिर की विशेषता बताइए, बहुत दूर दूर से लोग भी यहाँ पर पहुँचते हैं। ये मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है और ये रायपुर का पहला गणेश मंदिर है, इसलिए यहाँ की महत्व ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ की महत्व ज़्यादा है। कहाँ से आए हैं? यहाँ ही रहते हैं भाई, बूढ़ा तालाब का बाजू में। तो हम हर दिन आते हैं आरती का टाइम पूरा, और सभी भक्त लोग आते हैं और अच्छा है सभी। आज तो गणेश चतुर्दशी, तो आपकी भी मनोकामना पूरी हुई भगवान? हाँ, अपना मनोकामना अपना पूरा हुई। बिल्कुल बिल्कुल रोहित, तो तमाम जो भक्त हैं, श्रद्धालु देखिए, कुल हैं, मिलाकर आज इसी गणपति तरीके की बप्पा के तस्वीर मंदिर है। और पहुंच अब रहे हैं अपनी मनोकामना लेकर। और बहुत अच्छी बात कही पुजारी जी ने कि गणेश जी खुद में ही मुहूर्त हैं और जब भी आप उनकी पूजा करना चाहें तभी कर सकते हैं। उनकी पूजा के लिए शुभ मुहूर्त आपको तलाशने की जरूरत नहीं होती है। बहुत शुक्रिया रोहित तमाम अपडेट के लिए। इधर छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के ग्राम संबलपुर का एक मंदिर सालों से श्रद्धा, चमत्कार और भक्ति का केंद्र बना हुआ है। यहाँ विराजित भगवान गणेश की प्रतिमा को जीवित प्रतिमा कहा जाता है और इससे जुड़ी कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं है। ऐसी मान्यता है कि संबलपुर की ये गणेश प्रतिमा भारत की 5 जीवित गणेश प्रतिमाओं में से एक है। यहाँ गणेश जी छोटी सूंड के रूप में विराजित हैं और ग्रामीणों का ये दावा है कि हर साल प्रतिमा अपने आप थोड़ी थोड़ी बढ़ती है। के भानु प्रतापपुर ब्लॉक के संबलपुर स्थित प्राचीन गणेश मंदिर की कहानी बेहद अद्भुत है। यहाँ विराजित गणेश मूर्ति गणबासला तालाब में मिली थी। गणबासला से संबलपुर की दूरी मात्र 7 किलोमीटर है और 1.5 फीट ऊंची गणेश प्रतिमा को लाने के दौरान 14 बैलगाड़ियों के पहिए टूट गए थे। बैलगाड़ी जहाँ टूटी वहां पर मूर्ति स्थापित कर दी गई, क्योंकि उसके बाद लाख कोशिशों के बावजूद भी मूर्ति को हिलाना तक संभव नहीं हो पाया था। 100 साल से अधिक पुराना ये मंदिर है और इस मंदिर में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। लोगों की मान्यता है कि इस मंदिर में आने से उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और यहाँ पर जो आप दान बेटी देख रहे हैं, इसमें लोग अर्पण भी करते हैं, साथ में जो उनकी जो मनोकामना है उसको भी यहाँ कागज़ में लिख के डाल देते हैं। तो जब उनकी मनोकामना पूर्ति होती है तो बराबर मंदिर वो रेगुलर आते रहते हैं। इस मंदिर का बहुत महत्व है। मूर्ति बहुत हर्षोल्लासों से मनाया जाता है भैया। यहाँ पर 1-2 दिन पहले गणेश जी की मूर्ति बाहर से लाई जा रही है, उसको ला के अभी रखे हैं। अभी शाम को उसका आगमन होगा, बहुत बाजा गाजा के साथ धूमधाम से मनाया जाएगा। अपने अपने पंडाल के आसपास रखे रहेंगे कल पूजा तक के लिए। तो इधर छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है और कई जिलों में मौसम विभाग को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि अगले 3 दिनों तक तेज बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है और बस्तर में आज दिन भर बारिश होगी। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग में भी बारिश होने वाली है। तो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है और कई जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अगले 3 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। बस्तर में भी आज दिन भर बारिश होने वाली है। तो इधर रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग में भी तेज बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में भारी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से मानसून पूरी तरह से एक्टिव है छत्तीसगढ़ में और ऐसे में कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात भी बन गए हैं। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 दिनों तक कई जिलों में तेज बारिश होने वाली है। तो इधर छत्तीसगढ़ के बस्तर में बारिश से हालात पूरी तरह से बिगड़ चुके हैं। दक्षिण बस्तर का जिला मुख्यालय टापू बन चुका है और 24 घंटे से यहां पर लगातार तेज बारिश हो रही है। NH 30 पूरी तरह से बंद है। सुकमा में आवागमन पूरी तरह से ठप है। RPF कैंप में पानी घुस चुका है और घरों में बाढ़ का पानी घुसा है। जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। तो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से तेज बारिश का दौर शुरू हो चुका है और सबसे ज्यादा हालात बस्तर के बिगड़ते नजर आ रहे हैं। दक्षिण बस्तर का जिला मुख्यालय टापू बन चुका है। तो वहीं 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से NH 30 पूरी तरह से बंद है। सुकमा में आवागमन पूरी तरह से बाधित है। तो वहीं RPF कैंप के अंदर भी पानी घुस चुका है। लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस चुका है। बाढ़ जैसे हालात हर तरफ नजर आ रहे हैं और ऐसे में जनजीवन भी पूरी तरह से प्रभावित है।
तो वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली है। फोन पर अधिकारियों से सीएम ने बातचीत की है। राहत और बचाव कार्य के संबंध में सीएम ने जानकारी दी। एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने जानकारी दी। राहत बचाव के कार्यों को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। 24 घंटे में 68 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है। तो सीएम विष्णुदेव साय विदेश के दौरे पर हैं। बावजूद इसके छत्तीसगढ़ में जिस तरह से भारी बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति देखने को मिल रही है, सीएम ने जानकारी ली है। फोन पर अधिकारियों से बातचीत की है। राहत और बचाव कार्य के संबंध में जानकारी ली और साथ ही साथ दिशा निर्देश भी दिए हैं। इसे लेकर भी सीएम ने एक्स पर पोस्ट की है और जानकारी भी सीएम ने साझा की है। 24 घंटे में 68 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है और खासकर बस्तर में सबसे ज्यादा बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। लोग फंसे हुए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। और खबर पर अधिक अपडेट के साथ रोहित मिश्रा जुड़ गए हैं। रोहित, एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में तेज बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। सीएम भले ही विदेश दौरे पर हो, लेकिन लगातार वो जानकारी ले रहे हैं और दिशा निर्देश भी वहीं से दे रहे हैं अधिकारियों को। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस समय जापान और दक्षिण कोरिया के दौरे पर हैं और इस बीच क्योंकि लगातार बस्तर में बारिश हो रही है और आगामी 24 घंटे और तेज बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है, तो ऐसे में बस्तर में व्यवस्थाएं जो हैं वो बिगड़ रही हैं। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खुद कॉल किया है। कल शाम को जिला प्रशासन से उनकी बातचीत हुई और राज्य के उच्च अधिकारियों से भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की बातचीत हुई और उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि रेस्क्यू कार्य को और तेज किया जाए। मदद हेलीकॉप्टर की भी ली जाए। बोट के माध्यम से तो रेस्क्यू किया ही जा रहा है, लेकिन हेलीकॉप्टर की अगर मदद लेने की आवश्यकता पड़ती है तो हेलीकॉप्टर की मदद ली जाए और लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। ये मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साफ और स्पष्ट निर्देश थे। और पिछले 24 घंटे की स्थिति की अगर बात की जाए तो 65 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है और आज भी दिन भर इस तरह का रेस्क्यू कार्य जो है वो जारी रहेगा। साथ ही साथ पल पल की अपडेट भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को वहां अधिकारी जो है वो दे रहे हैं। हालात आप बता रहे हैं कि बाढ़ जैसे हालात हैं और कई घरों के लोग फंसे हुए हैं, जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। ऐसे में सीएम भी पल पल की अपडेट जो है वो ले रहे हैं अधिकारियों से और दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं सीएम की तरफ से। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए रोहित। तो इधर बस्तर में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। मांदर गांव में पानी ने जमकर तबाही मचाई है। हेलीकॉप्टर से 5 लोगों को बचाया गया। 85 परिवारों ने अपना घर छोड़ दिया है और एसडीआरएफ ने 15 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। सीएम विष्णुदेव साय ने जापान से ही हालात की जानकारी ली और सीएम साय ने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। राहत कार्यों को मुस्तैदी के साथ पूरा करने के निर्देश सीएम की तरफ से दिए गए हैं। तो आप ये 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर बस्तर से सामने आई, जहां पर एसडीआरएफ की टीम देखिए किस तरह से मौजूद है और लोगों को घरों से बाहर निकाला जा रहा है। जिस तरह से लोग अपने घर में बाढ़ के बीच फंसे हुए हैं, उन्हें बचाया जा रहा है। दूसरी तस्वीर सीएम के एक्स पोस्ट की है। सीएम ने अधिकारियों से बातचीत की और उसके बाद एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी है। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि राहत कार्यों को लेकर मुस्तैदी बरती जाए और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल भी अगर करना पड़ रहा है तो वो भी यहाँ पर जो राहत बचाव की टीम है वो करती नजर आ रही है। तो बस्तर में बाढ़ से हालात बिगड़ चुके हैं। झीरम नाले में बड़ा हादसा हुआ है और नाले में कार बह गई है। कार सवार 4 लोग लापता बताए जा रहे हैं कि परिवार के 4 लोग इस कार में सवार थे जो बह गए। चालक ने पेड़ का सहारा लेकर अपनी जान बचाई है। एनडीआरएफ की टीम लोगों की तलाश में जुटी हुई है। तो बस्तर में लगातार हो रही बारिश के बाद बाढ़ की वजह से हालात पूरी तरह से बेकाबू होते जा रहे हैं। झीरम नाले में एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर नाले में एक कार बह गई और बताया जा रहा है कि इस कार में 4 लोग सवार थे। एक ही परिवार के ये 4 लोग थे। हालांकि चालक ने अपनी जान किसी तरह पेड़ के सहारे बचा लिया है, लेकिन जो परिवार के 4 सदस्य थे वो इस नाले में कार के साथ बह गए हैं। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है और लोगों की तलाश में जुटी हुई है। वहीं सीएम विष्णुदेव साय के विदेश दौरे का आज 6ठा दिन है और दक्षिण कोरिया पहुंचे हैं सीएम विष्णुदेव साय। सियोल में निवेशकों से चर्चा करेंगे। राउंड टेबल चर्चा होने वाली है। 29 अगस्त तक अलग अलग निवेशकों से चर्चा करेंगे सीएम और छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए उन्हें आमंत्रित करेंगे। तो सीएम विष्णुदेव साय विदेश के दौरे पर हैं। बतौर सीएम उनका पहला विदेश दौरा। पहले जापान पहुंचे और वहां पर अलग अलग निवेशकों से, उद्योगपतियों से सीएम ने चर्चा की और उसके बाद अब सीएम दक्षिण कोरिया पहुंचे हैं, जहां पर सियोल में निवेशकों से राउंड टेबल चर्चा होने वाली है और 29 अगस्त तक अलग अलग निवेशकों से चर्चा करते नजर आएंगे सीएम और साउथ कोरिया के जो निवेशक हैं उन्हें छत्तीसगढ़ आने के लिए आमंत्रित करेंगे। वहीं अपने जापान दौरे को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि छत्तीसगढ़ में अत्याधुनिक खाद्य प्रसंस्करण इकाई और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए ओसाका स्थित
SAS सानवा कंपनी लिमिटेड को निवेश के लिए आमंत्रित किया। ये परियोजनाएं कृषि मूल्य श्रृंखलाओं, उच्च तकनीकी विनिर्माण को प्रोत्साहित करेंगी, साथ ही राज्य में रोजगार के नए अवसर सृजित करेंगी। इधर छत्तीसगढ़ की राजनीति में सबसे बड़ी हलचल कवर्धा में देखने को मिल रही है, जहां पर कलेक्टर गोपाल वर्मा का एसपी को लिखा सुरक्षा संबंधी पत्र अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन चुका है। इस पत्र ने न सिर्फ जिले की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए, बल्कि सियासी भूचाल भी ला दिया है। आप ये रिपोर्ट देखिए। ये कोई आम लेटर नहीं, बल्कि सुरक्षा को लेकर कलेक्टर का पत्र है। अब आप कहेंगे इसमें क्या खास है, तो बात ऐसी है कि कलेक्टर को सुरक्षा की चिंता सता रही है, और वो भी गृह मंत्री के गृह जिले के कलेक्टर को। जी हाँ, वही कलेक्टर जो जिले का सर्वोच्च अधिकारी होता है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में सियासत गरमाई हुई है। दरअसल कवर्धा कलेक्टर गोपाल वर्मा ने अपनी सुरक्षा की चिंता जताते हुए एसपी को पत्र लिख दिया, जिसमें उन्होंने कई सवाल खड़े किए। उन्होंने लिखा कि 15 और 19 अगस्त की रात करीब 1:30 बजे उनके बंगले का कुछ लोगों ने घेराव किया। इस दौरान रात में पेट्रोलिंग टीम क्या कर रही थी? कलेक्टर ने इस घटना को पुलिस की गंभीर लापरवाही करार दिया और मांग की कि उनके बंगले के आसपास आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। अब ये पत्र सामने आते ही वायरल हो गया। इस पूरी घटना की शुरुआत 15 अगस्त को हुई। कवर्धा में बारिश के दौरान बिजली गिरने से 3 बंदरों की मौत हुई थी और 2 गंभीर रूप से घायल हुए थे। घायल बंदरों का इलाज कराने स्थानीय लोग पशु चिकित्सालय पहुंचे। वहां कोई डॉक्टर नहीं था। लोगों ने फोन लगाया तो वो भी बंद मिला, जिसके बाद स्थानीय लोग कलेक्टर के बंगले पहुंच गए तो गोपाल वर्मा भी वहां मौजूद नहीं थे। इसी से नाराज लोगों ने 1:30 बजे रात को कलेक्टर के बंगले के सामने धरना दे दिया, जिसे लेकर कलेक्टर ने एसपी को पत्र लिखा। विपक्ष ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। कवर्धा जिला गृह मंत्री का खुद का जिला है। आपराधिक घटनाएं प्रदेश में कवर्धा जिला नंबर 1 पर है, और उस जिले के कलेक्टर अगर सुरक्षित नहीं है तो फिर आम जनता का क्या हालत होगा, आप समझ सकते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। इधर सियासत शुरू हुई तो बीजेपी ने राजनीति न करने की बात कह डाली। कांग्रेस पार्टी किसी भी बात पर राजनीति न करे, किसी विषय को लेकर कलेक्टर ने पत्र लिखा है, उसका संज्ञान होगा, बातचीत होगी। इन परिस्थितियों में लिखा गया है, जब समझने के बाद ही कुछ समझ में आएगा। कलेक्टर का ये पत्र सरकार के लॉ एंड ऑर्डर के दावों पर सवाल उठा रहा है। प्रदेश में कलेक्टर ही सुरक्षित नहीं होंगे तो आम जनता का क्या हाल होगा। सवाल ये भी है कि क्या छत्तीसगढ़ में प्रशासन और पुलिस के बीच तालमेल बिगड़ चुका है, या फिर इस पूरे मामले को विपक्ष महज सियासी हथियार बना रहा है। रायपुर से खोमन साहू की रिपोर्ट। इधर छत्तीसगढ़ में खिलाड़ियों को बड़ी सौगात मिली है। इंडोर बैडमिंटन हॉल को मंजूरी मिल गई है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को भी स्वीकृति मिली है और 5-5 करोड़ की लागत से ये दोनों ही बिल्डिंग बनाए जाएंगे। क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत फैसला लिया गया है और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के खेल उपकरण मिल सकेंगे। खेल के बुनियादी ढांचे में भी सुधार किया जाएगा। धमतरी और कुरुद के खिलाड़ियों को भी सीधा लाभ इससे मिलने वाला है। तो छत्तीसगढ़ में खिलाड़ियों को बड़ी सौगात मिली है। इंडोर बैडमिंटन हॉल को मंजूरी मिल गई है और इसी के साथ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को भी स्वीकृति मिली है। 5 करोड़ की लागत से ये दोनों ही बिल्डिंग बनाए जाएंगे। क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ये फैसला लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के खेल उपकरण यहाँ पर मिलेंगे। खेल के बुनियादी ढांचे में इसके बाद सुधार भी होगा। 2 बिल्डिंग बनकर तैयार होने वाली है। धमतरी और कुरुद के खिलाड़ियों को भी सीधा लाभ मिलने वाला है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में खिलाड़ियों को बड़ी सौगात मिली है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ के जो खिलाड़ी हैं वो लगातार प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं, उसके बाद अब खिलाड़ियों को एक बड़ी सौगात मिल गई है। इंडोर बैडमिंटन हॉल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को स्वीकृति मिल गई है। इधर सुकमा जिले के एक स्कूल में 426 बच्चों के खाने में पहले सब्जी में फिनाइल मिलाने के मामले में हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। कोर्ट ने इस मामले में मुख्य सचिव और कलेक्टर का शपथ पत्र मांगा है। साथ ही सुकमा कलेक्टर को अपनी निगरानी में जांच करवाने के निर्देश दिए हैं। मामला 21 अगस्त की रात का है, जब स्कूल की रसोई में तैयार सब्जी से तेज रासायनिक गंध आने पर हड़कंप मच गया। जांच में पता चला कि सब्जी में फिनाइल मिलाया गया था। खाने परोसने से पहले सहायक वार्डन और प्रशिक्षकों द्वारा रोजाना की तरह टेस्टिंग की गई। इसी दौरान असामान्य तेज गंध महसूस हुई और इसकी जानकारी मिलते ही अधीक्षक दूजल पटेल ने तुरंत आदेश देकर पूरा खाना नष्ट करवाया और वरिष्ठ अधिकारियों को लिखित शिकायत भी भेजी।
तो देखिए, सुकमा जिले में एक स्कूल में 426 बच्चों के खाने में सब्जी में फिनाइल मिलाया गया था। हालांकि इसकी जानकारी पहले ही अधिकारियों को लग गई और उसके बाद बच्चों को ये नहीं खिलाया गया। बाल बच्चों की जान जो है वो बच गई। हमारे सहयोगी आशीष दुबे फोन कॉल पर जुड़ गए हैं। आशीष, ये जो मामला है बहुत ही अजीबोगरीब मामला सामने आया है, किस तरह की कार्रवाई इस मामले में होगी? देखिए, सुकमा जिले के आवासीय पोटा केबिन में 426 स्कूली बच्चों के सब्जी में फिनाइल मिले जाने के मामले को हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। इस मामले में मुख्य सचिव और कलेक्टर का शपथ पत्र मांगा गया है। साथ ही सुकमा कलेक्टर को अपनी निगरानी में जांच करवाने के निर्देश दिए गए हैं। सुकमा जिले के छिंदगढ़ इलाके के पाकेला आवासीय पोटा जो केबिन विद्यालय है, वहाँ की पूरी घटना 21 अगस्त की। हौसला अधीक्षक दुजलाल पटेल के अनुसार 21 अगस्त की रात बीन्स की जो 48 किलो की सब्जी बनाई गई थी, अगर समय रहते गंध का पता नहीं चल पाता तो 426 मासूमों की जान पर खतरा मंडरा सकता था। इस मामले की जानकारी लगते ही 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया था और आगे की कार्यवाही की गई थी। इसी मामले को लेकर जब यह मामला हाईकोर्ट के संज्ञान में आया तो उन्होंने इसे जो है याचिका के तौर पर स्वीकार किया है। बिल्कुल, और हाईकोर्ट ने कलेक्टर को भी आदेश दे दिया है कि आगे की जांच पड़ताल करवाई जाए। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए आशीष। वहीं रायगढ़ में आज से चक्रधर समारोह कार्यक्रम का आयोजन होना है। राज्यपाल रामीन टेका कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह और तोखन साहू इसमें शामिल होंगे। मंत्री रामविचार नेताम और राजेश अग्रवाल भी शामिल होंगे। वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी मौजूद रहेंगे और 10 दिन तक कार्यक्रम का आयोजन होगा। कवि डॉक्टर कुमार विश्वास आयोजन में शिरकत करने वाले हैं। तो देखिए, रायगढ़ में आज से चक्रधर समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। राज्यपाल रामीन टेका इसकी शुरुआत करने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, तोखन साहू इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो वही मंत्री रामविचार नेताम और राजेश अग्रवाल भी शामिल होंगे। वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं और 10 दिन तक इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 10 दिनों तक ये कार्यक्रम आज से चलने वाला है और कवि डॉक्टर कुमार विश्वास इस आयोजन में शिरकत करते नजर आएंगे। इधर बिलासपुर में आंगनबाड़ी केंद्र में डीजे का सामान रखकर की गई लापरवाही से मासूम बच्ची की मौत पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने तीखा रुख करते हुए कई सवाल किए। साथ ही घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और गंभीर बताया है और कहा कि किसी भी सूरत में इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने बिलासपुर कलेक्टर से व्यक्तिगत शपथ पत्र के साथ विस्तृत रिपोर्ट तलब की है और पीड़ित परिवार को दी गई आर्थिक मदद का ब्यौरा भी मांगा है। खबर बिलासपुर से है, जहां चुनाव से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। पहले लोकसभा चुनाव, फिर विधानसभा चुनाव और उसके बाद नगर निगम इलेक्शन। इन चुनावों के कारण स्थानीय निर्वाचन अधिकारी यानी जिला प्रशासन ने कोनी स्थित गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की आईटी बिल्डिंग को पिछले 3 साल से अपने कब्जे में रख लिया है। नतीजा यह है कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले हजारों छात्रों को परेशानी हो रही है। आईटी बिल्डिंग में लैब, आईटी डिपार्टमेंट और वर्कशॉप की तकनीकी सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन ये गतिविधियां कॉलेज में ठप पड़ गई हैं। इसके बाद कॉलेज प्राचार्य ने जल्द परिसर खाली करने की मांग की है। कॉलेज की सीएसआईटी बिल्डिंग है, उससे जिला प्रशासन ने इलेक्शन के चलते लिया था। उसके बाद वो हमें वापस मिला ही नहीं। तो हमारे जो सीएसआईटी ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं वो हमारे क्लासेस में अटेंड करते थे, जिसकी वजह से हमें दिक्कतें आ रही थी। ये बेसिकली में हमारा मैकेनिकल का क्लास है, उस अकॉर्डिंग हमारे क्लास रेगुलर नहीं हो पा रहे थे। हम लोग को क्लासेस में दिक्कत आ रही है। हम लोग के क्लासेस अब को दूसरे ब्रांचेस वाले ऑक्यूपाई कर लेते हैं। उसका वजह से हम लोग को इश्यूज आते हैं कि हम लोग को क्लास अवेलेबल नहीं मिलती है और कभी कभी हम लोग क्लास जगह पे टाइम पे अटेंड नहीं कर पाते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को आईटी जो विभाग का जो बिल्डिंग है वो वापस हम लोग को मिल जाए।